होम्योपैथिक में इनका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, जैसे एलोपैथिक में तो सिर्फ सिम्टम्स पे आपको ट्रीट किया जाता है। एक मरीज को हमने अस्पताल में दाखिल कर लिया है और उसके पेट में दर्द हो रही है और शदीद दर्द हो रही है, वो तड़प रहा है। अब उसकी डायग्नोसिस का वेट किया जा रहा है कि इसकी दर्द क्यों है। ये डायग्नोस्टिक मेजर्स इसके क्या हैं, किस तरह से ये किसी बीमारी को डायग्नोज करते हैं? होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी में फिलॉसफी के अंदर लिए जाते हैं सिम्टोमेटोलॉजी। आज के दौर के अंदर पेशेंट तब तक मुतमिन नहीं होता जब तक उसको ये बता नहीं दिया जाता कि जी आपकी इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं। अब अल्ट्रासाउंड करके हमने देखना है कि किडनी में स्टोन है या क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये पेन थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए और मुनफरिद इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं, अमानुल्लाह बिस्मिल साहब। आप कंसल्टेंट होम्योपैथिशियन हैं 1981 से। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट हैं HPCA पाकिस्तान के और ऑनररी फिजिशियन हैं गवर्नर पंजाब के, और इसके साथ साथ चेयरमैन एग्जामिनिंग बॉडी NHC गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 2007-2008, एडवाइज़र होम्योपैथिक रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफ होम्योपैथिक इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन लाइंस, होम्योपैथिक स्कॉलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल एंड केमिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान है। कॉरपोरेट मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और इसके साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव हैं BM प्राइवेट लिमिटेड के। एडवाइज़र हैं बेस्ट ट्रांसफॉर्मिंग सॉल्यूशंस के BTS के, और डायरेक्टर हैं बेस्ट प्रिंटिंग सॉल्यूशन BPS के। इसके साथ साथ इनके जो होम्योपैथिक कंसल्टेंट हैं उनमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड है। इसके साथ पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन, मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड और सुनहरी बैंक लिमिटेड, डेल्टा इंडस्ट्रीज़, डेस्कॉन और रूपाली ग्रुप, और इसके साथ साथ बहुत सारे VVIP कंसल्टेंट जो हैं उनके साथ ये इस वक्त कंसल्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनली नेशनली इनका काम जो है वो माना जाता है और इनको लोग बुलाते हैं अवेयरनेस के लिए, अपने नॉलेज के लिए। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो बहुत सारी मिथ्स पाई जाती हैं उनको ये कैसे देखते हैं, और इसके साथ साथ ये होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या क्या काम अभी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह बिस्मिल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर माशाल्लाह 43 इयर्स का आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। मुझे ये बताइएगा कि होम्योपैथिक की अगर हम बात करें, एलोपैथिक की बात करें और हर्बल की बात करें, तो इसमें एक तो डिफरेंस थोड़ा सा बताइएगा कि इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन योर बोर्ड। आपने इन टर्म ऑफ एफिशिएंसी की बात की है 3 डिसिप्लिन ऑफ मेडिसिन के अंदर। वन इज़ द एलोपैथिक डिसिप्लिन ऑफ मेडिसिन, सेकंड इज़ द यूनानी डिसिप्लिन ऑफ मेडिसिन जिसे हर्बल भी कहा जाता है, एंड द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तीनों ही डिसिप्लिन ऑफ मेडिसिन अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी एफिकेसी रखते हैं, और अगर ना रखते होते तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इन्हें कैटर ही ना करती। लिहाजा एफिकेसी के बारे में आप मुआवजा नहीं कर सकते, क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में तो बुनियादी तौर पर एक सर्जिकल सिस्टम है जो उनकी एक मेजर ब्रांच है, और सेकेंडली जो डिसिप्लिन ऑफ मेडिसिन हैं वो सारे के सारे मेडिसिन सिस्टम हैं, और हर सिस्टम मेडिसिन की बुनियाद के ऊपर अपनी अपनी सर्विसेज सब जगह पे मुहैया कर रहा है। एज फार एज द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज़ कंसर्न, अगर आप WHO की रिव्यू रिपोर्ट पढ़ें लेटेस्टली जो 2022 में शाया हुई है, उसमें होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को दुनिया का दूसरा बड़ा सिस्टम अडॉप्ट करने के बारे में लिखा गया है। सही, दुनिया का दूसरा बड़ा सिस्टम, विच मीन्स कि अगर एफिकेसी है तो अडॉप्ट हो रहा है, अगर ना होती तो ना होती, तो बात ही खत्म हो जाती है इस स्टेटमेंट के ऊपर। ऐसा ही है। एंड दैट स्टेटमेंट इज नॉट माइन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उनका बकायदा जो पब्लिश हुआ है डॉक्यूमेंट उसके अंदर ये स्टेटमेंट मौजूद है। सर होम्योपैथिक मेडिसिन में आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ, और कब आपने सोचा कि आप इसी में अपने करियर को परसू करना चाहते हैं? होम्योपैथिक प्रोफेशन में मेरा जो इंटरेस्ट है, बेसिकली दिस इज़ माय फोर फादर प्रोफेशन, और फोर फादर प्रोफेशन 1890 से मेरे फोर फादर ने इस प्रोफेशन को स्टार्ट किया। फिर मेरे फादर 1943 में इस प्रोफेशन में आ गए, फिर 1980 में मैं इस प्रोफेशन में आ गया, तो 3 जनरेशनें चल पड़ी। अब चौथी जनरेशन इस प्रोफेशन में आ चुकी है, उसको भी 15 साल हो गए इस प्रोफेशन में आए हुए। तो ये एक बेसिकली प्रोफेशनल कहना कि मेरा एक था वो कि मैंने अपने फैमिली प्रोफेशन को अलाइव रखना है, और इस तरह से हमने इसके अंदर
मुख्तलिफ़ चीज़ों को प्रमोट किया फिर इसके पीछे। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन की जब भी हम बात करते हैं तो इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हमारे यहाँ पाई जाती हैं। सबसे बड़ी जो एक मिथ है वो ये है कि एलोपैथिक जो मेडिसिन है ना वो बहुत ज़्यादा लेस टाइम में इफ़ेक्ट करती है इंसान को, यानी अगर उसे कोई दर्द हो रही है उसने दवाई ले ली तो फौरी तौर पे ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इसके लॉन्ग टर्म जो है ना बेनिफिट्स हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म शायद ये उस तरह से असर नहीं करती। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंटरेस्टेड पॉइंट है, लेकिन बात यह है कि अगर ऐसा हो कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करती, बड़ा टाइम लेती इफ़ेक्ट करने में, तो मेरी ज़ाती पर्सनल, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग लाइन का बंदा भी हूँ, मैं क्योंकि प्रैक्टिस भी करता हूँ इंटरनेशनली भी लोकली भी, फिर तो अगर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट गया है और अगर उसको 1-2 घंटों में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, दोबारा तो वो नहीं जाएगा। और पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर फिर फारग हो जाएंगे, कोई बंदा उनको नहीं पहुँचेगा उनके पास। हाँ, जो आपका क्वेश्चन है उसमें एक टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द फिजिशियन, कौन सा होम्योपैथिक डॉक्टर है जिसके पास मरीज़ गया है। जिस तरह एलोपैथिक डॉक्टर्स के अंदर भी कहते हैं कि जी फलां डॉक्टर जो है वो बड़ा प्रोफेशनली अंडरस्टैंड करता है चीज़ों को, उसकी डायग्नोसिस बड़ी अच्छी है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन बड़ी अच्छी है, उसकी पेशेंट की एवेल्यूएशन करने का स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है, और उसके बाद अल्टीमेटली वो एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन करता है। होम्योपैथी में भी ऐसे ही है। अगर होम्योपैथी के अंदर केस टेकिंग, केस हिस्ट्री लेने की महारत है डॉक्टर में, तो रिज़ल्ट तो इन आवर्स शुरू हो जाता है, घंटों में शुरू हो जाता है। सही। वो मिथ की हद तक तो ठीक है कि जी बड़ा टाइम लेता है, लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू। अब एक पेशेंट को पैदाइशी तौर के ऊपर एक्जिमा है तो वो 1 महीने में तो ठीक नहीं होगा, सही। इट विल टेक एन ईयर, मे बी 2 years। अब एक पेशेंट है, उसे आर्थराइटिस है विच इज़ अ लाइफ टाइम डिजीज़, तो उसकी क्यूरेटिव पोजीशन तो नहीं होती, वो तो मैनेजमेंट पोजीशन ऐसे ही है। अब एक पेशेंट को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर तो क्यूरेटिव नहीं होता। ब्लड प्रेशर इज़ एन एनवायरमेंटल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर, जो आपके माहौलियात की वजह से या सेकेंडली किसी ना किसी डिजीज़ के बायस ब्लड प्रेशर पैदा होता है। सही। तो जब आप डिजीज़ के इंडक्शन को बेटर कर लेते हैं तो वो ब्लड प्रेशर मैनेजेबल है। नॉर्मल हो जाता है ऐसे। और जो एनवायरमेंटल है, ये आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज करेंगे? सुबह माहौल कुछ है, शाम कुछ है, रात को कहीं वैसे ही कोई माहौल घर में ख़राब हो गया तो ब्लड प्रेशर ख़राब हो गया। सही। तो इसलिए वो तो फिर मैनेजमेंट डिजीज़ हैं, वो क्योरेबल डिजीज़ नहीं होती। सही। अच्छा सर, ये जितनी भी आपने भी जैसे बात की, इसमें शुगर की एक सबसे बड़ी एग्जांपल आ जाती है, तो सर ये जो डिजीज़ है सारी, होम्योपैथिक में इनका कोई परमानेंट इलाज नहीं है? जैसे एलोपैथिक में तो सिर्फ सिम्टम्स पे आपको ट्रीट किया जाता है, कोई भी आपके सिम्टम्स है उसके मुताबिक आपको दवाई दे दी जाती है, तो होम्योपैथिक भी क्या इसी तरह चलती है? और ये डायग्नोस्टिक मेजर्स इसके क्या हैं, किस तरह से ये किसी बीमारी को डायग्नोज करते हैं आप? अगर आप होम्योपैथी फ़िलासफ़ी की बात पे जाएँ ना, तो होम्योपैथी फ़िलासफ़ी के अंदर डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन की बजाय उसकी सिम्प्टोमेटोलॉजी के ऊपर जाया जाता है। सही। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन को अगर थोड़ा सा लेमन पब्लिक को अंडरस्टैंड कराने की अगर हम बात करें, तो एक मरीज़ को हमने अस्पताल में दाखिल कर लिया है और उसके पेट में दर्द हो रही है और शदीद दर्द हो रही है, वो तड़प रहा है। अब उसकी डायग्नोसिस का वेट किया जा रहा है कि इसकी दर्द क्यों है, और उसके जब तक लेबल नहीं लग जाएगा कि ये बीमारी है, तब तक उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी में फ़िलासफ़ी के अंदर लिए जाते हैं सिम्प्टोमेटोलॉजी। पेशेंट आया, उसको पेन कहाँ थी, लेफ़्ट में थी, राइट में थी, पेट के किस पोर्शंस में थी, अंदर के पोर्शन की जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर कौन सा आर्गन पड़ा होता है, पेशेंट कहाँ पे फिंगर पॉइंट दे रहा है कि मेरे यहाँ पे पेन ज़्यादा है। फिर आगे सिम्टम शुरू हो जाते हैं कि क्या उसको आगे झुकने से पेशेंट रिलीफ फील कर रहा है, पीछे जाने से रिलीफ फील कर रहा है, या अगर पेशेंट जो है वो लेटा हुआ है और लेफ़्ट साइड पे लेटने से रिलीफ फील कर रहा है, अपने आप को गर्म टकोर करने से रिलीफ फील कर रहा है। सही। तो वहाँ पे उसको उस बुनियाद पर जो होम्योपैथिक मेडिसिन की क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज़ हैं उसकी रोशनी में सिलेक्शन होती है। सही। अब आ जाए दूसरी तरफ, आज के दौर के अंदर पेशेंट तब तक मुतमिन नहीं होता जब तक उसको ये बता नहीं दिया जाता कि जी आपकी इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं। ठीक है। अब लेटेस्ट आप शुरू में होम्योपैथी के अंदर ये सिम्टम्स लेके उसको ट्रीटमेंट दे देते हैं कि पेशेंट रिलीफ हो, मगर उसकी वैल्यूएशन में ज़रूर जाते हैं। अब हाउ टू एंटर इनटू द वैल्यूएशन, सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर आपने इस दर्द को देखना है तो आपने ढूंढना है कि इसका एक अल्ट्रासाउंड करा के देख लिया जाए। सस्पेक्टेड है कि पेशेंट जो चीज़ें हमें बता रहा है, जो सिम्टम्स दे रहा है और जिस जगह पे हाथ रख रहा है वो किडनी का एरिया है, पेशेंट मतली की शिकायत भी कर रहा है,
अब अल्ट्रासाउंड करके हमने देखना है कि किडनी में स्टोन है या क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये पेन थी, फिर हम एग्जैक्टली उस डायमेंशंस के ऊपर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। ये डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन पे आगे बात है। सही। तो ये दोनों चीज़ें। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जैसे MBBS की डिग्री होती है, होम्योपैथिक की कौन सी ऐसी डिग्री है जो कि सबसे ज़्यादा रिलायबल है, और फिर इसमें आगे क्या स्पेशलाइजेशन भी होती है? एज फार एज द पाकिस्तान का सिस्टम कंसर्न है, क्योंकि मैं ख़ुद भी इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसके एग्जामिनिंग बॉडी का चेयरमैन रहा हूँ। पाकिस्तान में 1965 का एक्ट UAH जो है हमारा यूनानी आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक एक्ट इसको बोलते हैं, ये प्रैक्टिस का एक्ट। इस एक्ट के तहत शुरू में इसका जो होता था वो डिप्लोमा ही था, और फिर डिप्लोमा ही चलता रहा आज से 10 साल पहले तक। ठीक है। 2010 में हमारी HEC के साथ मीटिंग हुई, हायर एजुकेशन कमीशन के साथ, तो हमने इसके एजुकेशन सिस्टम की जो बुनियाद थी, जो मैट्रिक बेस के ऊपर हम लोग एडमिशन देते थे डिप्लोमा में एडमिशन के लिए 4 साल के लिए, तो वो हमने FSC को बेस किया वहाँ पर। FSC को बेस करने के बाद फिर हमने वो 5 साल की डिग्री DHMS को BHMS में कन्वर्ट किया। उस BHMS कन्वर्ट करने का पाकिस्तान की 4-5 यूनिवर्सिटियाँ फिर उसके अंदर शामिल हुई, और होम्योपैथी की डिप्लोमा से वो डिग्री में उसको ले गई। सही। अभी 2 साल पहले हमने इसके ऊपर एफर्ट करके, तो होम्योपैथी की बुनियादी एजुकेशन जो पहले मैट्रिक साइंस हुआ करती थी, अब उसकी कंडीशन है कि जब तक FSC प्री मेडिकल क्वालिफाइड नहीं होगा फर्स्ट क्लास में, तब तक होम्योपैथी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। अब अगला स्टेप हम ये ले रहे हैं कि वो 100% 5 ईयर्स का प्रोग्राम होगा, और वो डिग्री होगा जो अभी तक डिप्लोमा चल रहा है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी जो मेजर डिजीज़ हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिनमें होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? कोई डिज़ीज़ ऐसी जो आप समझते हैं कि? सर जैसे आजकल बहुत कॉमन है शुगर और ब्लड प्रेशर, और फिर उसी से रिलेट करती है हार्ट डिजीज़, तो इनमें होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी इफ़ेक्टिव है? देखिए, अगर तो कार्डियोलॉजी चैप्टर को टच कर लें, अगर तो वो नॉन सर्जिकल केसेस हैं तो वेरी इफ़ेक्टिव मेडिसिन मौजूद हैं। सही। और अगर वो सर्जिकल केस है, अगर वहाँ पे ब्लॉकेज आ रही है, बंडर ब्लॉकेज आ रही है, या कोई ऐसी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस डेवलप हो गया है कि आर्टरीज जो हैं वो तंग हो गई हैं, तो उसके लिए रिसर्च ज़रूर मौजूद है होम्योपैथी के अंदर कि किसी हद तक उसे मैनेज किया जा सकता है। बट इफ़ द केस हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज ए सर्जिकल केस, तो वो केस सर्जरी में ही जाएगा। वहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन देना या पेशेंट का टाइम ज़ाया करना ये ख़तरनाक होता है। ठीक है। दूसरी तरफ चले जाएं, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, उसकी किडनी फेलियर का केस है वो वाला, और रीनल फेलियर के अंदर उसका यूरिया और उसके क्रेटिनिन जो है वो इस कंडीशन तक डिस्टर्ब हैं, और उसकी रूट काज में जाके अगर हम चेक करें कि जी ये पेशेंट के अगर यूरिया एंड क्रेटिनिन हाई हुए थे, तो उसके रूट काज में इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था, और वो इन्फेक्शन प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ, और रूट काज प्रॉपर रिमूव ना होने की वजह से उसको एक्यूट रीनल फेलियर का शिकार होना पड़ा। सही। अब उसको उठा के अस्पताल में दाखिल कर दिया जाए और जनाब यूरिया क्रेटिनिन के लिए डायलिसिस शुरू कर दिए जाएँ, तो ऐसा फौरी तौर पे करने की बजाय सबसे पहले उसके रूट काज एनालिसिस करके उसका पहले UTI क्लियर करें। UTI क्लियर होने के बाद मैंने ख़ुद भी अपनी प्रैक्टिस में बहुत केसेस देखे हैं जो नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन अगर हम बात करें क्रॉनिक रीनल फेलियर की, CRF की, तो क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर टू सम एक्सटेंट आप यूरिया और क्रेटिनिन की वैल्यूज़ को मैनेज तो कर लेते हैं, लेकिन अगर ये क्लेम करने की बात कर रहे हैं कि नहीं जी गुर्दे फेल हुए और होम्योपैथिक सिस्टम से बिल्कुल वो ठीक हो जाते हैं, मैं इसको टोटली नफ़ी करता हूँ इस बात की कि ऐसा नहीं होता। किडनीज खुदा न खास्ता अगर बहुत शदीद किस्म के रेनल फेलियर का शिकार हैं और पेशेंट जो है वो डायलिसिस के बगैर नहीं सर्वाइव कर सकता, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द फिजिशियंस, नॉट ओनली होम्योपैथी, किसी भी डिसिप्लिन के फिजिशियन हैं उन्हें उसे डायलिसिस पर रेफ़र करना चाहिए। सही। अच्छा सर, किडनी स्टोन्स के लिए होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है, मैं चाहूँगा एक तो आप थोड़ा सा इस पे बात करें कि किडनी स्टोन्स आजकल बहुत कॉमन है, तो क्या ऐसी चीज़ें हमारी डाइट का हिस्सा बन गई हैं जिनकी वजह से ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, और फिर इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और होम्योपैथी के बारे में बाकी ये बहुत उर्फ़ आम है कि जी के गुर्दे की पथरी है तो फ़ौरन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ, आपकी पथरी निकल जाएगी। चलिए, मैं इस स्टेटमेंट को ऑन करता हूँ कि वाकई ऐसा है भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा पब्लिक
मैसेज के लिए ये एलेबोरेट करना ज़रूरी है कि हर पथरी नहीं निकलती। सही। पथरी की किस्में हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सलेट, फास्फेट, ट्रिपल फास्फेट, ये कौन सा स्टोन है? अगर तो स्टोन का साइज़ और स्टोन की लोकेशन ऐसी जगह में मिल जाती है कि जहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन को हम अप्रॉप्रिएटली हिट कर सकते हैं, उसको मेडिसिन से हम ब्रेक भी कर लेते हैं, अंदर वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है और यूरिन के ज़रिए खारिज होना शुरू हो जाती है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ केसेस अवेलेबल इन आवर रिकॉर्डेड हिस्ट्रीज। बट अगर एक पेशेंट को स्टैग-ऑन स्टोन है, ट्रिपल फास्फेट स्टोन है, सही, वो स्टोन का साइज़ जो है वो 20 mm 25 mm तक पहुंचा हुआ है, तो उस स्टोन ने ब्रेक नहीं होना। सही। उस स्टोन ने अपनी जगह से मूव भी नहीं करना। उस स्टोन ने मूव करके यूरेटर में आना भी नहीं है, और खुदा न खासा अगर मूव करके आ गई और फंस गई तो वो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। लिहाजा हमारे जो जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, जो न्यू कमर्स पीछे आ रहे हैं, या जो मेरे कुलीग लेवल के लोग तो बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, जो मेरे लेवल पे 40-40 साल से ज़ायद से प्रैक्टिस करने हैं कि किसको हाथ डालना है और किसको हमने रेफ़र करना है। लेकिन जो लोग इस चीज़ से फैमिलियर नहीं हैं, उनके लिए ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि वो जो स्टैग-ऑन केसेस होते हैं या जो लेवल ऑफ स्टोन है, उसको देखते हुए उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ताकि पेशेंट जो है वो किसी और प्रॉब्लम का शिकार ना हो जाए। तो सर वो जिन केसेस में ट्रीटमेंट हो सकता है उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जब आप टेस्ट करते हैं ना, आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फिर आप यूरिन की रिपोर्ट भी कराते हैं जब आप दवाई स्टार्ट करते हैं, तो यूरिन की रिपोर्ट में जब रिपोर्ट होके आती है तो वहाँ आता है कि उसके यूरिन में क्या क्या चीज़ें खारिज हो रही हैं। हाँ, वो असेसमेंट देता है कि ये कैल्शियम आ रहा है, ये क्या चीज़ आ रही है, या कितने ऑक्सलेट आ रहे हैं। वो आपको बता रहा है कि जो अंदर जो स्टोन पड़ा हुआ है ये किस चीज़ का है। तो आपने उसको डिज़ोल्व करने के मेडिसिन सेट करने हैं, जो होम्योपैथी के अंदर डिफरेंट किस्म की मेडिसिन मौजूद हैं। सर, एक आम इंसान जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहा है, ज़ाहिर है ये सारी बीमारियां आम हैं, बहुत सारे लोगों को हो जाती हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल में क्या 1, 2, 3 चीज़ें ऐसी ऐड कर सकता है जो भी ठीक है, लेकिन उसको पता है कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ उसके साथ हो सकता है, तो अपने लाइफस्टाइल में 2-3 चीज़ें ऐसी क्या ऐड करें जिससे वो मैक्सिमम इन बीमारियों से, जिनका भी हमने जिक्र किया, उसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, किडनी स्टोन्स हैं, इन सब चीज़ों से बच जाए? एज़ फार एज ये क्वेश्चन कि जी बच जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा। क्योंकि कुछ लोग जेनेटिकल जीनियोलॉजी फैक्टर लेके आ रहे होते हैं। जो जेनेटिकल जीनियोलॉजी फैक्टर है वो आपको मौरूसियत में आ रहा होता है पीछे से। हाँ, कि प्रिकॉशन क्या हो सकता है, तो 3-4 प्रिकॉशन की ज़रूरत ही नहीं है, एक प्रिकॉशन बहुत काफ़ी है, ओनली वन, दैट इज़ इनटेक ऑफ वाटर। हमारे यहाँ 90% लोगों को आप पूछें कि आप कितना पानी दिन में पी लेते हैं, तो वो सोच में पड़ जाता है 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, इतने ही होते हैं, या 3 हो जाते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। वाटर इनटेक एक वाहद चीज़ है। मैंने एक फिलोसफर की आर्टिकल में चीज़ पढ़ी थी कि जितना पानी आप अपने नहाने पे इस्तेमाल करते हैं, कम से कम उसका चौथा हिस्सा पीने के लिए भी कर लिया करें। चौथा हिस्सा, अब आप अंदाज़ा कर लो कितना हो गया। चौथे हिस्से का मतलब ये हुआ कि कम से कम 3 लीटर तो बन गया ना, 3-4 लीटर। अगर आप 20 लीटर से नहा रहे हैं तो 5 लीटर पी भी लें। ऐसे ही वो कहता है कि जब तक वो पानी का इनटेक टाइम टू टाइम आपकी बॉडी में नहीं जाएगा, आपकी बॉडी फ्लैश नहीं होगी। अच्छा, वो डिटॉक्सिफाई नहीं होगी। अच्छा सर, इसमें लिक्विड्स कोई भी हो सकते हैं, चाहे दूध या सिर्फ पानी? नहीं, मैं इस बात को मुकम्मल कर लूँ सर कि जो पानी का इनटेक है वो किसी भी सूरत में मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप बैठे हैं तो आप 3 गिलास पानी इकट्ठे पी जाएं। ऑलवेज वाटर शुड बी टेकन इन सिप्स। यू मस्ट हैव ए वाटर ग्लास, बॉटल, वट एवर इट इज़ विद यू। वो आप अपने दफ्तर में, ऑफिस में, घर में, जैसे भी हो, वो एक एक सिप करते जाएं विदाउट एनी कि मुझे प्यास लगी है। सही। उसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपको अर्ज ऑफ यूरिनेशन बार बार तंग नहीं करेगी, और दूसरा ये होगा कि आपकी जो फ्लैशिंग है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली होगी। अदरवाइज़ तो आपने पूरा गिलास पानी पी लिया, वो सीधे भाग के ब्लैडर में पहुंच गया, वो तो पूरी बॉडी को प्यूरीफाई करके नहीं जाएगा आगे। अब आपका अगला क्वेश्चन ये है कि लिक्विड मीन्स लिक्विड मीन्स वो चाय भी हो सकती है, जूस भी हो सकता है, आम का जूस भी हो सकता है, आड़ू का जूस भी हो सकता है, चाय भी हो सकती है, कॉफ़ी भी हो सकती है। नो, लिक्विड मीन्स वाटर। वाटर मीन्स द प्योर नेचुरल वाटर, जो कुदरत की हालत में हमें पानी मिला है, वो उससे अच्छा कोई डिटॉक्सिफायर है ही नहीं है, ना हो सकता है। सही। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि 5 लीटर पानी
और उसके बाद सिप्स में पीना है, तो ये तो फिर इंसान सारा दिन ही पीता रहेगा मेरा ख्याल है। कोई वक्त ऐसा नहीं जिसमें वो छोड़ दे, यानी कि एक सिप पिएगा, थोड़ी देर छोड़ेगा, उसके बाद फिर एक सिप पिएगा, इसी तरह आप कह रहे हैं। देखिए, जैसे एक ऑफिस वर्कर है, अपना काम कर रहा है, गिलास पड़ा हुआ है, तो वो 15-20 मिनट में गिलास फारग हो जाता है, तो फिर दोबारा आ जाता है पानी उसके अंदर। एक हाउस वाइफ है, वो घर में बैठी काम कर रही है, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी का सिप ले सकती है। जब भी टाइम मिला पानी ले लिया, घूंट पी लिया, 2 घूंट, बजाय इसके कि वेट करे मुझे प्यास लगे, ठंडा पानी ले आओ, बर्फ़ डाल के पी जाए, जग रखो मेरे आगे, 5 मिनट जग पूरा पी जाए। इज़ दिस वाइज? नहीं, नॉट वाइज। द वाइज इज़ कि पानी का इस्तेमाल अगर जस्टिफाई तरीके से सिप बाय सिप अपने टाइम मिलने पर ले लिया जाए, तो वो आपका ट्रीटमेंट भी है और वो आपकी बॉडी को सही डिटॉक्सीफाई भी करता है। सही। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 5 लीटर की मिसाल दे रहा हूँ। मेरी मिनिमम एग्जांपल ये है कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी लाजमी बॉडी में जाना चाहिए, लाजमी, पर डे। अच्छा सर, अगर हम इंडिया की बात करें तो वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन पे काफ़ी काम कर रहे हैं और काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं और काफ़ी अरूज पे है वहाँ पे ये काम, लेकिन पाकिस्तान में शायद R&D उस तरह से नहीं हो रही और उस तरह से इसको एक वैल्यू नहीं दी जा रही जिस तरह देनी चाहिए, तो आप इस पे क्या कहेंगे? मेरे इसमें बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं और मेरी गवर्नमेंट के साथ इसके ऊपर बहुत सारे मुज़ाकरात भी हुए हैं। मैं जिस वक्त गवर्नमेंट मशीनरी का इसका हिस्सा था, या आजकल भी एज ए एसोसिएशन हेड में गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात में रहता हूँ, जब तक किसी भी इदारे को, किसी इंस्टीट्यूशंस को, किसी डिसिप्लिन को गवर्नमेंट की दस्ते शफ़क़त हासिल नहीं होगी, वो चीज़ परवान नहीं चढ़ सकती। सही। इम्पॉसिबल। 2 एग्ज़ाम्पल छोटी ले लेते हैं। एक बच्चा है, वो ऑर्फन है, वो किसी ऑर्फनेज में पढ़ रहा है। सही। और एक बच्चा है, वो DHA के एक स्कूल में पढ़ रहा है। सही। अब दोनों की जो परवरिश हो रही होगी, उसमें क्या डिफरेंस होगा? जाहिर है जो DHA वाले की वो ज़्यादा वैल्यू, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अब अगर हमने एक सिस्टम को, एक डिसिप्लिन को परवान चढ़ाना है, तो गवर्नमेंट को उसको फंडिंग भी करनी है, तो फिर ही वो परवान आगे चढ़ेगा। उसकी R&D के लिए भी गवर्नमेंट को फंडिंग करनी है, फिर वो ऊपर जाएगा। इसके लिए मैंने गवर्नमेंट को बहुत सारे प्लान्स भी बना के दिए कि जी इस सिस्टम को अगर आपने ऊपर लेके जाना है, तो जिस तरह इंडिया ने इसकी एक मिनिस्ट्री बनाई हुई है अलग, इसका मिनिस्ट्री अलग है वहाँ पे। सही। हमारे यहाँ तो अभी कल एक खबर आई है मेरे पास कि गवर्नमेंट ने अपने फंड स्क्वीज़ करने के लिए तमाम कौंसलें, फार्मेसी कौंसल, नर्सिंग कौंसल, होम्योपैथिक कौंसल, तिब कौंसल, सबको चूचू का मुरब्बा बना के एक कमरे में बिठाने का फैसला किया है कि तनहाई काम करो। तो डिसिप्लिन कहाँ से चलेगा और कहाँ से इसके अंदर प्रमोशन होगी? बिल्कुल ठीक है, क्लैरिटी तो नहीं आ सकती इस तरह। सही है। अच्छा सर, आपकी जो कंपनी है BM प्राइवेट लिमिटेड, ये इस वक्त क्या क्या सर्विसेज दे रही है और किस तरह से काम कर रही है? BM प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली वाज अ ड्रीम ऑफ माय ग्रैंडफादर एंड देन माय फादर, जो कि 1981 में वो ड्रीम हम लेकर आए अमली मैदान में, और 84 में फिर वो एक बाकायदा तौर पे एक प्रोडक्शन यूनिट की शक्ल इख्तियार कर गया। तो BM बेसिकली इज़ द एब्रीवेशन ऑफ द बेस्ट मेड, और ये इस वक्त अगर कहा जाए कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के टॉप 2 कंपनीज़ हैं या टॉप 3 कंपनीज़ हैं, उनमें BM इज़ अमंग दैम। सही। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है जेनेरिक। जैसे एलोपैथिक का जब तक जेनेरिक नहीं ना होगा, साल्ट नहीं होगा, तो कोई ना कैप्सूल बनेगा, ना गोली बनेगी, ना वो बनेगी, कोई चीज़ नहीं बनेगी। ऐसे ही होम्योपैथी में भी जेनेरिक होता है। तो BM हैज़ ए वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल कि BM इस वक्त तकरीबन 800 जेनेरिक पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा। 800, माशाल्लाह। एंड दे आर ऑल फ्राम दी सोर्सेज ऑफ द रॉ मटेरियल नेचुरली ग्रोन। उनकी कलेक्शन होती है बाकायदा तौर पे। अच्छा सर, मैंने आपसे जिक्र किया था कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, इसको बनाने का प्रोसीजर, जिसको आपने बताया था कि मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोसेस, वो क्या है सर? देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन के मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हर्ब्स एंड रॉज की एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो वो एक एक्सट्रैक्शन मेथड हो गया। सही। अब इसके बाद फिर उसकी आगे डेलूशंस बनते हैं, पोटेंटाइजेशन मेथड, वो एक सेकंड डिसिप्लिन हो गया। उसके लिए स्पेशली GMP क्वालिफाइड मशीनरीज होती हैं,
वो मैन वर्क नहीं होता वो वाला, ना मैन टच होता है, वो पूरा कंप्यूटराइज PLC कंट्रोल सिस्टम है। जैसे एक वैक्सीन है, उस वैक्सीन ने एक स्टेप बनना है, 2 बनना है, 3 बनना है, 6 बनना है, फिर वैक्सीन तैयार होनी है। ऐसे तो होम्योपैथी में एक स्टेप से टिंक्चर बना है, अगर उसका बेसिक रॉ मटेरियल बन गया है तो रॉ मटेरियल से लेके उसे 200 टाइम्स तक भी डिल्यूट होना है, 1000 टाइम्स भी डिल्यूट हो सकता है। तो उसके लिए आपको उस मशीनरी को यूटिलाइज करना पड़ता है। फिर तीसरा स्टेप इसका ट्रैचुरेशन होते हैं। फिर चौथा स्टेप जो है इसका वो इम्पोंडर एबिलियाज एक इसका मेथड है, यानी ऐसा मेथड जो रेज से, यानी कैंसर की रेज है, मैग्नेटिक रेज है, मून रेज हैं, सन रेज हैं, इन रेज से भी मेडिसिन तैयार होती है। सही। होम्योपैथी के 4 डिसिप्लिन हैं जो डिफरेंट एंगल से मेडिसिन को तैयार किया जाता है। सर आप यूथ को क्या एडवाइस देंगे जो इस फील्ड में ख़ास तौर पे आना चाहते हैं होम्योपैथिक की, वो किस तरह से इस फील्ड में आएँ और अपना काम करें? यूथ के लिए हमेशा मैं जब भी अपने प्रोग्राम्स में जाता हूँ तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि डेडिकेशन, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं मिलती। हमारे यहाँ इतना शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया है कि हम बड़ी जल्दी उकता जाते हैं। हमने पेशेंट को मेडिसिन दी है, हम उसका वेट ही नहीं करते, हम 2 घंटे बाद दवाई चेंज कर देते हैं। सही। हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए पेशेंट की हिस्ट्री का, कैसे लेनी है, केस टेकिंग कैसे होनी है, दवाई की सिलेक्शन कैसे करनी है, सेकंड प्रेस्क्रिप्शन कैसे बनना है। अगर तो ये डेडिकेशन है एक नॉलेज के अंदर और प्रोफेशनल एप्टीट्यूड भी है उसके पास, फिर वो फेल नहीं हो सकता। ठीक है। मेरी मोस्टली अपने डॉक्टर्स को जो मेरे पीछे आने वाले हैं या जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे से जूनियर जो हैं, मैं हमेशा उनको एक एग्जांपल देता हूँ कि अपने दिमाग में ये बात फिट करें कि होम्योपैथी जो है इट नेवर फेल्स। सही। जब भी फेल होगा वो होम्योपैथिक डॉक्टर फेल होगा। क्यों होगा? सिलेक्शन की गलती, पोटेंसी की गलती, डायग्नोज की गलती, केस टेकिंग की गलती, कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस्टेक होगी, ब्रिज गैप ब्रिज होने से रह गया। सही। और प्रेस्क्रिप्शन गलत हो गया। तो इसलिए डेडिकेशन चाहिए इस पर। यही मेरा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह बिस्मिल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बड़े कम वक्त में बताया और समझाया भी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।